कोई भी खुफिया ऑपरेशन सिर्फ एक व्यक्ति का काम नहीं होता। इसमें कई कड़ियां जुड़ी हुई होती है, कई लोग, कई मशीन, बहुत पैसा और प्लानिंग। मार्च 3, 1971 को हुआ ये फोन टैप हमारी कई साल की मेहनत का नतीजा था। उन्नीस और 65 की लड़ाई के बाद भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का गठन हुआ। हमारा काम था हमारे दुश्मन से एक कदम आगे रहना और उनकी हर गतिविधि पर नजर रखना। रामजी काव और मैंने इस नेटवर्क को बनाने में रात दिन एक कर दिए थे और आज हमारी मेहनत का फल हमारे सामने था। पाकिस्तान का वो जनरल एक सिक्योर लाइन पे अपने ढाका ISI ऑपरेटिव से बात कर रहा था और हम यहाँ दिल्ली में बैठे उसका हर लफ्ज ऐसे सुन रहे थे मान लो हम उसके साथ उसके ही कमरे में बैठे हो। वो जो कह रहा था एकदम साफ था। जंग के काले बादल एक बार फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर मंडरा रहे थे, पर इस बार उनका निशाना हमारा देश नहीं बल्कि बांग्लादेश था। जब पाकिस्तान बनाने का आइडिया चल रहा था कुछ लोगों के मन में, तो उस समय तक बांग्लादेश की क्या पोजीशन रहेगी इस पाकिस्तान में, इसके विषय पे किसी ने कोई विचार नहीं किया था। लेकिन जब पाकिस्तान बनने लगा तो पाकिस्तान आइडिया के जो हिमायती थे जिन्ना साहब, उनने सोचा कि न केवल पश्चिम में बट पूर्व का भी जो मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है उसको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। इस तरह अगर शामिल हो जाएगा तो पाकिस्तान एक बड़ा देश बन जाएगा और हिंदुस्तान से फ्यूचर में अगर कोई टकराव का सवाल उठा तो एक बराबरी का टकराव पाकिस्तान की तरफ से दिया जा सकता है। पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस के 1 साल के बाद ही पाकिस्तान के कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मौत हो गई। उनकी मौत से पहले ही पाकिस्तान के 2 हिस्सों में तनाव जड़ें पकड़ चुका था। पाकिस्तान की 55% जनता जो ईस्ट पाकिस्तान में थी बांग्ला बोलती थी और सिर्फ 10% जनता उर्दू को उन्होंने नेशनल लैंग्वेज बनाया, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में बोली जाती थी। लेकिन जो हिस्सा वेस्ट पाकिस्तान बना, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध और फ्रंटियर प्रोविंस, वहाँ ये भाषा नहीं बोली जाती थी। उसी तरह ईस्ट पाकिस्तान में भाषा बंगला थी और ये भाषा उर्दू वहाँ नहीं बोली जाती थी। लेकिन पाकिस्तानी सरकार ने तय किया कि एक भाषा होना चाहिए और उन्होंने उर्दू को नेशनल लैंग्वेज का स्वरूप दे दिया। Just after partition, a stunning blow came when the rulers who came to power after partition, the central government, they declared that Urdu shall be the only state language of Pakistan. Language has its own history. Like human beings, language grows automatically, and you cannot create a language, you cannot change the complexion of language by imposition. बंगालियों ने प्रोटेस्ट किया, कहा कि नहीं, हम उर्दू को नहीं स्वीकार करेंगे। हमारी भाषा, हमारी तादाद पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है, तो हमारी भाषा को नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहिए। जो वेस्ट पाकिस्तानी लीडर्स थे वो तैयार नहीं थे। तो शुरुआत जो बाद में एक बवंडर बन गया, वो इस मामले से शुरू हुई। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को स्वाभाविक रूप से मार्शल लॉ के समाप्त होने का इंतजार था। वे पश्चिमी पाकिस्तान के जनरलों और कुछ समृद्ध परिवारों के हाथ निरंतर शोषण के अंत का इंतजार कर रहे थे। जब जाति हद से आगे बढ़ गई तो बंगालियों ने प्रोटेस्ट किया। अवामी लीग के मुजीबुर रहमान बंगालियों के नेता बन के सामने आए। उनका ये राष्ट्रवादी मूवमेंट 6 पॉइंट्स पर केंद्रित था। As the central government machineries are there in West Pakistan, as
central administration in the hands of West Pakistani, as the military installations and the military personnel have come from West Pakistan, only 10% from Bengal, in the armed forces, and the 15% in the central administration. Naturally, these 23 years you have seen that East Pakistan, particularly the Bengal, is nothing but a colonial market. उनकी मुख्य डिमांड थी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के अंतर्गत इलेक्शन होने चाहिए और ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को 2 अलग-अलग स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य था कि डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स छोड़ के बाकी हर मामले में ईस्ट पाकिस्तान को स्वराज का हक मिले, स्पेशली जहां इकोनॉमी का सवाल है। ईस्ट पाकिस्तान में जूट की मोनोपोली थी और उसके एक्सपोर्ट से भारी मात्रा में इनकम आती थी, लेकिन उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा वो बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान में लगाते थे, बाकी हिस्सा वो वेस्ट पाकिस्तान में इस्तेमाल कर लेते थे। My intention of remaining a president has nothing to do with me. The process of democracy, the government will elect their president. And unless I offer myself for that election, I can't remain a president. And I'm not offering myself to be president. दिसंबर 1970 में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर इलेक्शन आयोजित किए गए। अवामी लीग का सेकुलर नेचर आम चुनाव में विजय का कारण बना। 313 सदस्यों की पाकिस्तान असेंबली में पूर्वी पाकिस्तान को एलोकेटेड 169 में से 167 सीट पे अवामी लीग ने जीत हासिल की। इस तरह शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान की राष्ट्रीय असेंबली में बहुमत पार्टी के निर्विवाद निर्वाचित नेता बन गए। বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তারা আজ অধিকার চায়। मुजीबुर रहमान ने 1971 के पहले कभी ये पब्लिकली नहीं कहा कि वो इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं। उनको मौका मिला जब वहाँ इलेक्शंस हुए नेशनल असेंबली के, और उस नेशनल असेंबली में मुजीबुर रहमान की पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल गई नेशनल असेंबली में। तो फिर मुजीबुर रहमान ने अपना दावा पेश किया कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए, ये मेरा हक है, मेरी पार्टी सबसे मेजॉरिटी में आई है तो मेरा हक बनता है। ये उनका हक माना नहीं गया। तब फिर उनके दिमाग में ये ख्याल आया होगा कि हम क्यों नहीं सेसेशन की डिमांड करें और क्यों नहीं इंडिपेंडेंट बन जाए। श्री जुल्फिकार अली भुट्टो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर थे, उन्हें पश्चिम पाकिस्तान में बहुमत मिला था। उन्होंने विधानसभा के बहिष्कार की धमकी दी। उन्होंने मांग की कि संविधान में ऐसा बदलाव लाया जाए जिससे मेजॉरिटी पार्टी बिना माइनॉरिटी पार्टी के सहमति के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट न कर सके। विधानसभा का आयोजन 25 मार्च 1971 तक स्थगित कर दिया गया। ठीक उसी समय हमारे एजेंट्स ने वेस्ट पाकिस्तान के एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन चैनल्स में कुछ हलचल महसूस की। जितने फोन बज रहे थे उतने ही हम टैप भी कर रहे थे। खबर थी कि असेंबली का पोस्टपोनमेंट सिर्फ एक दिखावा है, वक्त जुटाने का एक नाटक। और इसी नाटक का एक अंग थे अवामी लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बीच हो रहे निगोशिएशंस। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों का सब्र अब टूट रहा था। शेख मुजीब ने अपनी जनता से डेमोक्रेटिक राइट्स एक्सरसाइज करने का आह्वान किया। जनता की डिमांड्स का सम्मान करते हुए उन्होंने एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की घोषणा की। 71 से पहले जो बांग्लादेश में इलेक्शंस हुए थे, ऑलरेडी उनके पार्टी को मेजॉरिटी मिल गया था। ऑल ओवर बोथ विंग्स पाकिस्तान में उनको मेजॉरिटी मिला था और किसी भी हालत में वेस्टर्न पाकिस्तान इसको अलाउ नहीं करते कि वो प्रधानमंत्री बने। हम पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री के हर कदम पर नज़र रखे थे। हमें यह अंदेशा था कि पाकिस्तानी आर्मी
ईस्ट पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आने देने का कोई इरादा नहीं रखती। और हर खबर जो हमें मिल रही थी वो इस बात का संकेत दे रही थी कि अवामी लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बीच चल रहे नेगोशिएशंस सिर्फ एक टकोसला है। इंटेलिजेंस के दो पहलू आ जाते हैं। एक तो होते हैं कि ओवरऑल स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं, कि पूरे इस इशू को किस तरीके से हम लोग प्लान करें, और दूसरा था एक ऑपरेशनल इंटेलिजेंस की पाकिस्तानी सेना कहाँ क्या कर रही है और उस खबर को बाहर निकालना। लाहौर के क्लब में बैठे वो आर्मी ऑफिसर उस दिन मुजीबुर रहमान की गिरफ्तारी का प्लान बना रहे थे। जब नेशनल असेंबली के इलेक्शंस सामने आ गए और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की का व्यू पब्लिक हो गया कि वो किसी हालत में बांग्लादेशी सुपीरियॉरिटी, बंगाली सुपीरियॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने कोई चारा नहीं था कि अलावा इसके कि बंगालियों का दमन किया जाए फौज के इस्तेमाल से। इसलिए उन्होंने अपनी फ़ौज जो वेस्ट पाकिस्तान में कॉन्सेंट्रेटेड थी और ईस्ट पाकिस्तान में बहुत कम संख्या में थी, उसको इंक्रीज़ करना शुरू किया। एक पूरा डिवीज़न नंबर 9 वेस्ट पाकिस्तान से एयर के ज़रिए ईस्ट पाकिस्तान पहुंचा दिया गया। टैंक्स पहुंचा दिए गए, शेफी टैंक्स, जो पहले पाकिस्तान का कोई भी आर्मर ईस्ट पाकिस्तान में नहीं था, उन्होंने टैंक्स पहुंचा दिए। हमारी इंटेलिजेंस से जो खबर हमें मिल रही थी उससे हमें साफ साफ पता लग रहा था कि पाकिस्तानी आर्मी ईस्ट पाकिस्तान में कुछ बड़ा प्लान कर रही है। मैंने तुरंत ही काओ को फोन करके बताया कि पाकिस्तानी आर्मी के कुछ ऑफिसर ईस्ट पाकिस्तान में बंगालियों की दमन की प्लानिंग कर रहे हैं। जब काओ को मैंने ये खबर दी, उन्होंने तुरंत ही बांग्लादेश जाने का निर्णय लिया। देखिए, अगर 71 की हम ऑपरेशंस को देखें, बोथ रॉ और आईबी दोनों ने मिलके काम किया था, और पहले से ही हमें खबर थी कि शेख मुजीबुर रहमान वो इंडिया के साथ कुछ करना चाहते हैं। तो मुजीब के साथ हमारे जो ऑफिसर्स थे तो उन्होंने ऑलरेडी दे वर इन टच। काओ ने मुजीबुर को समझाया कि उनके अरेस्ट का प्लान बन चुका है और पाकिस्तान आर्मी का एक पूरा डिवीजन बांग्लादेश के लिए रवाना हो चुका है। काओ ने उन्हें ये राय दी कि वो अंडरग्राउंड हो जाए क्योंकि उनकी जान को खतरा है। मुजीबुर ये जानते थे कि वो किसी भी दिन पाकिस्तानी गोलियों का निशाना बन सकते हैं, पर वो ये भी जानते थे कि वो इस मुसीबत की घड़ी में अपने देश को नहीं छोड़ सकते। जो हमारे सामने 1962 में चाइनीज़ की तरफ से खतरा पैदा हुआ था और 1965 में जो पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई हुई थी, दोनों वक्त ऐसा पाया गया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो जो उस समय तक विदेश की खबरों को जमा करता था, उसका काम सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, और इसलिए ये सोचा गया कि ये काम करने के लिए एक अलग संस्था बना दी जाए, और इसलिए रिसर्च और एनालिसिस विंग का गठन हुआ। हमारी एजेंसी नहीं थी, पर हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क नहीं। हम फील्ड एजेंट्स नहीं, स्पाई मास्टर्स थे, और हमारा काम था दुश्मन से हमेशा एक कदम आगे रहना। रामजी काओ और मैंने इस नेटवर्क को बनाने में रात दिन एक कर दिए थे, और आज हमारी मेहनत का फल हमारे सामने था। पाकिस्तान का वो जनरल एक सिक्योर लाइन पे अपने ढाका ISI ऑपरेटिव से बात कर रहा था, और हम यहाँ दिल्ली में बैठे उसका हर लफ्ज ऐसे सुन रहे थे मान लो हम उसके साथ उसके ही कमरे में बैठे हो। वो जो कह रहा था एकदम साफ था। जंग के काले बादल एक बार फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर मंडरा रहे थे, पर इस बार उनका निशाना हमारा देश नहीं बल्कि बांग्लादेश था। हमारे RAW के चीफ तो RN काओ साहब थे,
लेकिन उनकी टीम में एक और थे, शंकर नायर साहब, जो नंबर 2 थे। लेकिन नंबर 1 और 2 हमेशा एक साथ चलते थे और हर चीज़ की प्लानिंग दोनों की होती थी और दोनों में बहुत सिमिलैरिटी और सिम्बियोसिस था। तो इसलिए राव साहब का बहुत कॉन्फिडेंस था शंकर नायर साहब पे। हम लोग चाहते थे कि पाकिस्तानियों को रोकने के लिए हम कुछ ठोस कदम उठाएं। लेकिन मिसेस गांधी ने जब फील्ड मार्शल से पूछा कि पाकिस्तानियों को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने 6 महीने का समय मांगा। वैसे भी ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला था और इसमें दखल देना हमें शोभा नहीं देता, पर यह हम जानते थे कि पाकिस्तान के अंदर सिविल वॉर का सीधा प्रभाव अगर किसी पर पड़ेगा तो वो इंडिया है। पाकिस्तानी लीडरशिप ने यह सोचना शुरू किया कि हम इस मूवमेंट को किस तरह रोक सकते हैं। तो उन्होंने अपनी फ़ौज को और जो बिहारी आए थे, जिन्होंने रज़ाकार जैसी संस्थाएं वहाँ बना ली थीं, उनको इजाज़त दे दी कि चुन चुन करके लोगों को मारो। और उन्होंने चुन चुन करके जितने भी इंटेलेक्चुअल लेवल के बंगाली थे किसी भी फील्ड में, चाहे वो मिलिट्री ऑफिसर हों, चाहे सरकारी ऑफिसर हों, चाहे अध्यापक हों यूनिवर्सिटीज़ में या स्कूल में, या लॉयर्स हों या डॉक्टर्स हों या इंजीनियर्स हों, किसी भी लेवल में जो भी पढ़ा लिखा बंगाली है जो किसी किस्म की नेतृत्व अगर आवश्यकता पड़े तो इस मूवमेंट की कर सकता है, सबको मार दो। जिस बात का हमें अंदेशा था ठीक वही हुआ। पाकिस्तानी आर्मी ने बंगाली राष्ट्रवादी लहर को बहुत बेरहमी से कुचला, पर हम सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सियासत के मामलों में वक्त तो लगता ही है, खास तौर पे जब वो मामला एक पूरे मुल्क के भाग्य का हो। लोग ईस्ट पाकिस्तान में अपना घर बार छोड़ वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, त्रिपुरा और मेघालय के रास्ते इंडिया माइग्रेट करने लगे। हर दिन लगभग 40,000 शरणार्थी बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया आ रहे थे। इन लाखों लोगों को आश्रय देना आसान काम नहीं था। दुनिया के सबसे समृद्ध देश भी इतने सारे लोगों की सिर्फ बुनियादी जरूरतें पूरी करते करते घुटने टेक देते। कलकत्ता के सिर्फ इस एक कैंप में 2.5 लाख लोगों को हर दिन खाना खिलाना होता। बहुत सारी भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने इस काम में भारत सरकार का साथ दिया। हमारे आंकड़ों के मुताबिक 71 के अंत तक हमारे देश में बांग्लादेशी शरणार्थियों की संख्या 10 लाख से ज्यादा होने वाली थी। ये बेल्जियम, सऊदी अरेबिया और इराक की जनसंख्या को अगर मिला दिया जाए तो उससे भी ज्यादा है। हमारे यहाँ लगभग
10 लाख लोग जमा हो गए थे। इसलिए एक इंटरनेशनल एटमॉस्फेयर स्ट्रैटेजिक बनाना था, और जो इंदिरा गांधी ने बनाया इसमें वो बहुत सफल रहीं। उन्होंने पहली बात रूस के साथ एक ट्रीटी ऑफ सिक्योरिटी एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन साइन की। उसके अलावा उन्होंने सब देशों का टूर किया। यूरोप गई और यूएसए गई और उनसे मदद मांगी, भाई आप बताइए हम लोग क्या करें, इस तरह के लोग चले आ रहे हैं, आप दबाव डालिए। लेकिन निक्सन जो उस समय प्रेसिडेंट थे वो सुनने को तैयार नहीं थे। उन्हें कहा हम कोई हरकत नहीं करेंगे। तो एक किस्म से एक मजबूरी आ गई हमारी सरकार पे कि वो ही खुद करे। उनको लगने लगा कि इस मामले का अगर निपटारा करना है तो हम ही लोग को आवश्यक स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, जो उन्होंने उठाए। फिर Do you think people are going to sit aside and watch their women raped in front of them and say that no, we are going to quieten the situation? That's not quietness. That is the worst possible type of war, is the worst possible type of violence. जब ये अत्याचार चल रहे थे तो ईस्ट पाकिस्तान की जो लीडरशिप थी वो वहाँ से भाग के हिंदुस्तान में आ गई, कलकत्ते के पास रहने लगी। और जैसे मैंने पहले कहा कि 10 लाख के करीब शरणार्थी आ गए थे, तो इनकी देखभाल करना हिंदुस्तान का फ़र्ज बनता था, एक ह्यूमैनिटेरियन फ़र्ज बनता था। वो उन्होंने निभाना शुरू किया। और जब वो लीडरशिप आ गई तो उन्होंने हिंदुस्तान पे लगातार ये दबाव डाला कि आप हमारी कुछ मदद कीजिए, आप देख रहे हैं हम पे क्या अत्याचार हो रहा है, आप कुछ मदद कीजिए ताकि हम इस अत्याचार को रोक सकें। 17 अप्रैल 1971 की सुबह कुश्तिया डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में एक आम के बागान में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश के गठन की औपचारिक घोषणा की गई। मुजीबुर रहमान को पहले ही पाकिस्तानी आर्मी गिरफ्तार करके किसी अज्ञात जगह पर ले जा चुकी थी। लोगों को डर था कि उनको मार दिया गया, पर फिर भी उनको बांग्लादेश का पहला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। उनकी गैरहाजिरी में वाइस प्रेसिडेंट सैयद नसरुल इस्लाम बांग्लादेश के एक्टिंग प्रेसिडेंट बने। स्ट्रैटेजिक इंटेलिजेंस में उन्होंने क्या किया, शेख मुजीबुर रहमान का जो इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट था उसको उन्होंने वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, उनके बेसिस बनाए वगैरह। मुक्ति बाहिनी करके उन्होंने एक फ़ोर्स तैयार किया जिसको इंडियन आर्मी के साथ काम कर करके इन्होंने उनको ट्रेन किया कि कैसे आप टैक्टिक्स में काम कर सकते हैं, आप लीडरशिप उनको प्रोवाइड किया। ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स, ईस्ट बंगाल रेजिमेंट और अन्य अर्धसैनिक बलों के साथ साथ हज़ारों की संख्या में बंगाली वॉलंटियर्स ने इन कैंप्स में आना शुरू कर दिया और इस तरह मुक्ति फौज का जन्म हुआ। इस मुक्तिदाताओं की फौज को बाद में मुक्ति बाहिनी के नाम से जाना गया। 6 हफ्ते में हमने 2000 से भी ज्यादा फ्रीडम फाइटर्स को ट्रेनिंग दी और ये संख्या हर 6 हफ्ते में 2000 से बढ़ने वाली थी, तब तक जब तक पाकिस्तान की फौज ईस्ट पाकिस्तान में घुटने न टेक। और ये सब हमने अवामी मूवमेंट और बांग्लादेशी लोगों की मांग पर किया। मुक्ति फौज अब और भी शक्तिशाली हो रही थी। हमारे हथियार और ट्रेनिंग उनका मनोबल बढ़ा रहे थे और उनके हाथ मजबूत कर रहे थे। फिर जब वो लीडरशिप बांग्लादेश की हिंदुस्तान में इस्टेब्लिश हो गई, कलकत्ते के पास, गवर्नमेंट इन एग्जाइल, तो उन्होंने सोचा कि अब हम गवर्नमेंट बन गए हैं तो हमारी एक फ़ौज होनी चाहिए बाकायदा। तो वो उन्होंने बाहिनी को फ़ौज के रूप में अख्तियार कर। मुक्ति फौज की ट्रेनिंग और कोऑर्डिनेशन का कंट्रोल कोई आसान काम नहीं था। ये भारतीय सेना, आईबी और रॉ का जॉइंट ऑपरेशन था और इस सिलसिले में मुझे इन कैंप्स को विजिट करना पड़ता था। मुक्ति बाहिनी की जब ट्रेनिंग हो रही थी तो शंकर नायर साहब ने कर्नल मेनन का नाम धारण किया था। इंटेलिजेंस वर्क में
मुख्य चीज़ ये है कि आइडेंटिटी का पता नहीं चलना चाहिए, और वो तभी संभव है जब आपने कोई नाम लिया हो और वो नाम फिक्टिशियस होता है। भारत और ईस्ट पाकिस्तान का बॉर्डर 3,909 किलोमीटर लंबा था, जहां एक तरफ हजारों की तादाद में बांग्ला रेफ्यूजी ये बॉर्डर क्रॉस करके भारत की ओर भाग रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हमारे ट्रेन किए हुए मुक्ति फौजी छोटे छोटे गुटों में वापस बांग्लादेश में घुस रहे थे। लोकल लेवल पे उन्होंने क्या किया, काफ़ी सारे ब्राइट यंग ऑफिसर्स थे, मोस्टली बंगाली ऑफिसर्स थे, जिनको उन्होंने इंसर्ट किया उन दिनों के ईस्ट पाकिस्तान में। उन मुक्ति फौजियों का एक ही मकसद था, बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई। तो कोई कोकोनट सेलर बन के गया, कोई किसी ग्रोसरी शॉप पर ओनर बन के गया, और इनको काफ़ी सारे ऑलमोस्ट हंड्रेड्स ऑफ देम इनको अंदर बांग्लादेश में डाल दिया, और वो अपने अपने जगह पे पहुंच गए और वहाँ जाके इंटेलिजेंस गैदर करने लगे, मुक्ति बाहिनी के साथ लाइजनिंग करने लगे, और उन ऑफिसर्स के थ्रू जहाँ जहाँ इन्फॉर्मेशन आता था वो इमीडिएटली इंडियन इंटेलिजेंस को पास करते रहे। फील्ड में हमारे एक अफसर से मुझे एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर मिली। ये खबर हमें मिलना बांग्लादेश की लड़ाई में एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता था। आगे की बात है कि कुछ इसमें इंडियन इंटेलिजेंस को सफलता मिल गई, और उनके जो एजेंट्स थे वेस्ट पाकिस्तान में वो ऐसी जगह थे कि वो एयरफोर्स के बारे में खबर दे सकते थे, और टैंक्स वगैरह की जो मूवमेंट थी और डिविजन्स की जो मूवमेंट थी बॉर्डर की तरफ, उसके बारे में खबर दे सकते थे। हमारे एजेंट हर जगह फैले थे, यहां तक कि पाकिस्तानी आर्मी का वॉर रूम भी हमारी पहुंच के बाहर नहीं था। तो ऐसे एक एजेंट की तरफ से खबर मिली कि पाकिस्तान एयरफोर्स को ये हुक्म दे दिया गया है कि हिंदुस्तान के जो फॉरवर्ड एयर बेसेस हैं उन पे अचानक हमला कर दिया जाए। जो इंटेलिजेंस का एजेंट था उसने कहा कि अगले 72 घंटों के भीतर ये हमला हो जाएगा। प्रोटोकॉल के मुताबिक मैंने ये खबर डिस्पैच ऑफिसर को दे दी। गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच कम्युनिकेशन वही हैंडल करता था। खबर ये थी कि वो 72 घंटे के अंदर अटैक करेंगे, और एक डेट भी ऐसा लगा कि एक डेट भी इंडिकेट हुई है 2 दिसंबर। डिस्पैच ऑफिसर ने यह महत्वपूर्ण खबर सील्ड कुरियर के जरिए एयरफोर्स को डिस्पैच कर दी। तो जब एयरफोर्स और बाकी लोगों के चीफ्स को ये खबर बतलाई गई तो उनको ये इंडिकेशन पहले दिया गया कि देखिए ये हमला शायद 2 दिसंबर को होगा। तो सब अलर्ट पे हो गए, लेकिन 2 दिसंबर को कुछ नहीं हुआ।
जो खबर एयरफोर्स के हमले के बारे में आई थी उसको इंटरप्रेट करने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया दिल्ली में। तो हमारे जो एयरफोर्स के चीफ थे वो ज़रा खफा हो गए, बोले हमारे लोग सब अलर्ट में बैठे हैं, कितनी देर तक ये अलर्ट में बैठे रहेंगे, और ये बड़ा स्ट्रेनुअस काम होता है अलर्ट में रहना। तो उनको एडवाइस दी गई, अरे भाई 24 घंटे और रुक जाइए। देखिए उन्होंने 72 घंटे कहा है, 72 घंटे तो अभी पूरे नहीं हुए हैं, आपको एक इंडिकेटिव डेट सिर्फ दी गई थी, थोड़ा और रुक जाइए 24 घंटे। तो मान गए, बड़ा फॉर्चुनेट रहा कि वो मान गए। ये बहुत ही अहम खबर था जो शंकरन नायर साहब को पहले ही मिल गया, और इससे इंडियन एयरफोर्स ने क्या किया, जितने भी फ्रंटियर में जितने भी प्लेन्स थे उनको पीछे ले आए, और जब पाकिस्तानी हमला 3 दिसंबर को शुरू हुआ तब तक जो डैमेज कर पाए उसमें ख़ास कुछ मिला नहीं। और हलवारा साइड में भी कुछ उनके पाकिस्तानी कमांडोज को उन्होंने लैंड करवाने की कोशिश की, सारे पकड़े गए वगैरह, ऑल बिकॉज रॉ के पास पहले से इन्फॉर्मेशन था। आखिर 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी बॉम्बर्स ने कई इंडियन एयरफील्ड्स पर बमबारी की। जिस गलती का हम सब इंतजार कर रहे थे वो गलती पाकिस्तान कर बैठा। इंडिया पाकिस्तान के साथ इस युद्ध के लिए अच्छी तरह तैयार था। और बिल्कुल वैसे ही हुआ। 72 घंटे के अंदर हमारे एयर बेसिस पे पाकिस्तानी एयरफोर्स का अटैक हो गया, लेकिन हमारे लोग तैयार बैठे थे, उन्होंने उनको अच्छा ठोका, अच्छी तरह। 14 दिन तक घमासान युद्ध चला। इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने पाकिस्तान को ईस्ट और वेस्ट दोनों में मुंह तोड़ जवाब दिया। बांग्लादेश का हर घर और हर गांव एक किला बन गया। वहां का स्टूडेंट हो या किसान, उसने एक सिपाही बनकर पाकिस्तानी सेना को करारा जवाब दिया। बांग्लादेश में पाकिस्तानियों के शोषण का अंतिम समय आ गया था। पाकिस्तानी आर्मी एक तरफ हिंदुस्तानी फौज के जगरनॉट से जूझ रही थी और वहीं दूसरी तरफ मुक्ति बाहिनी के फौजी उन्हें चुन चुन कर खत्म कर रहे थे। पाकिस्तानी फौजी इस गुरिल्ला वॉरफेयर के सामने टिक नहीं सकते थे। इंडियन आर्मी का 9th माउंटेन डिवीजन पहले ही जसौर में जीत हासिल कर चुका था। अब सवाल था कि ढाका कैसे पहुंचे। इसके लिए एक बहुत ही डेयरिंग डिसीजन लिया गया। 50 पैराट्रूपर्स को एनिमी लाइंस के पीछे एयर ड्रॉप किया गया। जहां वो और मुक्ति बाहिनी के फौजी मिल गए और उन्होंने ढाका को चारों तरफ से घेर लिया। पाकिस्तानी आर्मी के पास सरेंडर करने के अलावा अब और कोई रास्ता नहीं था। 16 दिसंबर 1971 को शाम 4 बजे जनरल नियाजी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर हस्ताक्षर किए और लेफ्टिनेंट कर्नल के एस अरोरा के सामने
आत्मसमर्पण कर दिया। ढाका में इंडियन आर्मी का हीरोज की तरह स्वागत किया गया। ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनना ही था, ये उसकी डेस्टिनी में था। ये बात दूसरी है कि उसमें थोड़ी बहुत मदद हिंदुस्तान से उनको मिल गई, क्योंकि वहाँ ऐसे वाक़यात पैदा हो गए थे जिसमें हिंदुस्तान को मजबूर होके उन लोगों की मदद करनी पड़ी। দেখা তোরে হইয়াছি পাগল রূপালী নদী রে Says that touching scenes were witnessed when the first call was received from the state of London at Bonga Province, the residence of the acting president. All was the ceasefire government and security of the north, but soon the entire south, forgetting the protocol, crowded round the telephone to hear the news. পাকিস্তানি বিমান আগুন লেগে মারা যান ইন্দিরা গান্ধী मुजीबार। मार्च 1971 तक की बांग्लादेश बनने वाला है ऐसा कोई ख्याल ना हिंदुस्तान में था ना पाकिस्तान में था। अचानक ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि ये बिल्कुल अनिवार्य हो गया कि यह देश, यह हिस्सा पाकिस्तान का पाकिस्तान से टूट करके अपने आप को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित करेगा। बांग्लादेश अब सही मायने में एक आजाद देश था। लेकिन अब भी बांग्लादेश की जनता को बेसब्री से मुजीबुर रहमान की वापसी का इंतजार था। हमने यहाँ भारत में भी 3 वादे किए थे अपनी जनता से। पहले ये कि जो शरणार्थी यहाँ आए हैं वो सब वापस जाएंगे। दूसरा ये कि हम हर तरह से मुक्ति वाहिनी की सहायता करेंगे, बांग्लादेश के लोगों की मदद करेंगे। और तीसरे कि शेख साहब को हम जरूर छुड़वाएंगे जेल से। ये एक इंटेलिजेंस की कामयाबी का नमूना है, और इंटेलिजेंस की जो कामयाबी होती हैं उसका कोई जिक्र नहीं होता है। इस बात का मुझे हमेशा दुख रहेगा कि हम उन हजारों लोगों को नहीं बचा सके जो पाकिस्तान द्वारा शुरू की गई इस गैर कानूनी लड़ाई में मौत के घाट उतारे गए। पर इस बात की हमें खुशी भी थी कि हमारी वजह से आज लाखों लोग आज़ादी की हवा में सांस ले रहे थे। बांग्लादेश अब आज़ाद था और अपने भाग्य का खुद विधाता होने का हक उनको मिल गया था। 2 आदमियों को आप RAW की तरफ से नामजद करना चाहेंगे इस कामयाबी के लिए, तो वो हैं RN खाओ और शंकर नायर। The need for an external intelligence agency in India is to prevent other agencies coming and becoming sneaks on us. Mr. Kao was the brain behind organizing intelligence in the country for use against agents working against India. That there was a sports meeting of the IB, and all the others had come with whatever the IP dress was. I was there without any IP tie because I not entitled to it.
and I was sitting outside the main circle of people when one gentleman came to me, a very fair, handsome man, and he waved a tie in my face and he said, "We belong to the same race." That was how I first met Cow. Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.